पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अग्निपथ के खिलाफ हरीश रावत ने शुरू की पदयात्रा, कहा योजना उत्तराखंड की बर्बादी का प्रतीक। राजस्थान में हुई घटना के बाद कोटद्वार में तीखी नोकझोंक के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कराया बाजार बंद। साइबर ठगों ने बनाई देहरादून के डीएम की फर्जी आईडी, डीएम ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। रामनगर में हुए एसिड अटैक के बाद हरकत में आया प्रशासन, दुकानों पर की छापेमारी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कल चीड़बाग स्थित सैन्य धाम से अग्निपथ योजना के विरोध में पदयात्रा का आगाज किया। कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अग्निपथ के विरोध में वरिष्ठ नागरिकों के अभियान के तहत चीड़बाग स्थित सैन्य धाम में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से अग्निपथ के विरोध में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इससे पहले अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों को राजभवन से पहले पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। इस दौरान हरीश रावत ने इसे गैर राजनीतिक अभियान बताया। उन्होंने कहा कि बीते 3 साल से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ उत्तराखंड के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। हरीश रावत ने कहा कि अग्निपथ योजना उत्तराखंड की बर्बादी का प्रतीक है। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह दस्तक दे चुका है और मानसून की पहली ही बारिश में स्थिति भयावह होने लगी है। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में कल सुबह बारिश के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। बरसात का पानी जगह जगह केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भर गया और पानी दुकानों में भी घुस गया। किसी तरह से यहाँ यात्री और स्थानीय जनता ने आवाजाही की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कहा कि रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए। आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू हो जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हरदम अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अगले 3 महीने महत्वपूर्ण है। आपदा की चुनौती से निपटने के लिए जिलाधिकारी अधिकांश निर्णय अपने स्तर पर ले। जिन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर नहीं हो पा रहा है, उन्हें ही शासन तक भेजा जाए। सोशल मीडिया पर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने वाले शातिर ठग अब किसी की भी फर्जी आईडी बनाने में बिल्कुल भी नहीं हिचक रहे हैं। इस बार देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार की फर्जी आईडी बनाकर अब साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई उनकी फर्जी आईडी से चैट करता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से ये जानकारी मिली है। किसी व्यक्ति के द्वारा देहरादून के डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार की फोटो लगाकर एक फर्जी आईडी संचालित की जा रही है। इसकी जानकारी उप जिलाधिकारी विकास नगर और तहसीलदार द्वारा जिलाधिकारी को दी गई है। उदयपुर राजस्थान की एक दुकान में दर्जी की हत्या के बाद कोटद्वार में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई संगठनों के साथ आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने बाजार बंद कराते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोटद्वार के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। कल सुबह कोटद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन विधायक दिलीप महंत के नेतृत्व में हिंदू संगठनों के साथ मिलकर राजस्थान की घटना का विरोध करते हुए कोटद्वार बाजार बंद करवाया। इस दौरान कई जगह पर बाजार बंद कराने के दौरान कार्यकर्ताओं और व्यापारियों में तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। जो कन्हैया की हत्या हुई है और उसमें कांग्रेस की सरपरस्ती में कांग्रेस ने जिस तरह से हत्यारों को संरक्षण देने का काम को सुरक्षित करने का काम किया, उनके खिलाफ हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति से मांग करी है कि वो राजस्थान सरकार को बर्खास्त करें। मुस्लिम समुदाय के साथ कोई कहासुनी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई ढीठता दिखाएगा तो बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। अभी तो लोकतांत्रिक ये हमारा विरोध है, लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो हो सकता है कि इसकी प्रतिक्रिया और गंभीर हो। मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल प्रदेश के पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए किच्छा के प्राग फार्म में 65 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और चिन्हित जमीन का प्रस्ताव जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजने की कार्यवाही की जा रही है। पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज रुद्रपुर में बनना प्रस्तावित था, लेकिन वहां एक साथ 100 एकड़ जमीन नहीं मिल सकी थी। किच्छा में भी 100 एकड़ के बजाय 65 एकड़ ही जमीन मिल सकी है और 65 एकड़ का ही प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए उपयुक्त स्थल का चयन की आवश्यकता थी। उसी घोषणा के क्रम में ये उपयुक्त जमीन चयनित की गई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर रजपुरा गांव में प्रयाग फार्म की ज़मीन है, तो वहाँ 65 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई। इसमें स्पोर्ट्स कॉलेज जैसा नाम से स्पष्ट है वो बनेगा। उसके साथ ही हॉस्टल्स और अन्य कोई गतिविधियों के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार जो है भूमि चिन्हित की गई है और पर्याप्त भूमि है, उपयुक्त स्थान पे है, तो उसका चयन करके अग्रिम कार्रवाई तो ऊपर भेजा गया है।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अंशुल सिंह और खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से नगला इमरती चौरासी जबरदस्तपुर में मनरेगा के तहत हो रहे तालाबों के सौंदर्यकरण का औचक निरीक्षण किया। बुधवार को ग्रामीणों की शिकायतों पर खानपुर विधायक उमेश कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अंशुल सिंह औचक निरीक्षण के लिए जबरदस्तपुर, चौरासी और नगला इमरती गाँव में पहुंचे। इस दौरान मनरेगा से हो रहे तालाबों के सौंदर्यकरण में अनियमितताएं सामने आई, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह और विधायक उमेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी को नियम अनुसार कार्य कराने और मनरेगा के तहत ग्रामीणों को काम देने के निर्देश दिए। विधायक जी ने इन्फॉर्म किया था कि यहाँ जो हमारे तालाब थे जिधर काम चल रहा था उसमें दे वर ट्रांसपोर्टिंग सम अमाउंट ऑफ सैंड, जो यहाँ हमारा खुदान हो रहा था उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। जो परमिशन भी मिली थी वो इस बेसिस पे मिली थी कि उसको वहीं बांध के लिए और उस चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। तो ऑन स्पॉट हम लोगों ने काम रुकवाया गया था। चौरासी में एक दिन एक्स्ट्रा काम चल रहा था, ऑल्दो बीडीओ ने इन्फॉर्म कर दिया था उनको, फिर भी जो लोकल ठेकेदार थे जो भी काम करते थे उन्होंने एक दिन करा था। तो आई थिंक जेसीबी उनकी सीज़ हो गई है। इसमें हम लोग वर्कर्स को और इन्वॉल्व करने के लिए अभी ब्लॉक में बात करिए, वर्कर्स को मनरेगा से और इन्वॉल्व करेंगे ताकि लोकल वो एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़े। और दूसरी बात, बरसात से पहले हम जल्दी काम कराने के लिए इफ़ दे वांट टू यूज़ लोकल ठेकेदार के थ्रू अगर जेसीबी यूज़ कर रहे हैं ठीक कर सकते हैं, बट द सैंड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड एनीवेयर। एक बार विधायक जी इसमें और आप पे प्रकाश डालेंगे, एक बार बात बाबू की शिकायत थी एक इसकी और एक नगला की, कि दोनों जगहों पर जो है नियम विरुद्ध काम किया जा रहा है, खुदान किया जा रहा है और मिट्टी को जो कि प्रावधान है इस योजना के तहत कि वो तटबंध बनाए जाएंगे, वो तटबंध बनाए जाने के बजाय मिट्टी ट्रांसपोर्ट हो रही थी। यहाँ से तो नहीं पाया गया लेकिन अन्य जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन पाया गया। यहाँ पर जो है मनरेगा के तहत जो है स्थानीय लोगों को रोज़गार देने का भी प्रावधान है, वो भी उसमें भी नियम विरुद्ध किया जा रहा था। तो दोनों चीज़ें जो हैं एसडीएम साहब और हमने इसका एक संयुक्त निरीक्षण किया और दोनों जगह पर अनियमितता पाई। जो भी इसके संबंध में कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई करने के आदेश परसों भी दे दिए गए थे और आज भी मौके का निरीक्षण करके बता दिया गया है किस तरह काम होना है। हमारा उद्देश्य है कि अगर किसी भी योजना में, चाहे वो राज्य की है चाहे केंद्र की है, अगर स्थानीय लोगों को रोज़गार देने का प्रावधान है तो मशीनें यूज़ करके, बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करके हम गरीब लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं। ये गलत है, इसको रोकना है। उसी को रोकने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था। आए, देखा और बताया है कि भाई जो भी काम होगा नियम के तहत ही और स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए। जो मजदूर हैं उन लोगों से काम कराया जाए ताकि उन लोगों के घर भी चल सके। चमोली जिले में मिलने वाली शंभू नदी किसी भी समय बड़ी तबाही ला सकती है। बागेश्वर जिले के अंतिम गांव कुमारी से करीब 2 किलोमीटर आगे भूस्खलन के मलबे से शंभू नदी पट गई है। झील का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। विगत कई वर्षों से झील का विस्तार होने के बावजूद ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, प्रशासन और शासन की ओर से इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यूसर्क की टीम अगर नदियों को जोड़ने की योजना के तहत सर्वे नहीं करती तो मामला प्रकाश में ही नहीं आता। जिस तेज गति से झील का विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है वो आने वाले समय में बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। के में शंभू नदी में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ से भूस्खलन होने से वहाँ पे झील का निर्माण हो रहा है करके। तो इस संदर्भ में हमारी जो पूरी टीम, आपदा की पूरी टीम, जिसमें हमारे तहसीलदार और PMGSY और सिंचाई विभाग, वन विभाग और भूवैज्ञानिक सब लोग मौके पे कल वहाँ पे जांच की है और उनकी जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने ये कहा है, अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये बताया है कि वहाँ पे 4-5 सालों से ही धीरे धीरे वो शंभू नदी में भूस्खलन, धीरे धीरे भूस्खलन हो रहा था। उसका मलबा नदी में आने से थोड़ा सा झील का निर्माण हुआ है। तो उसके लिए हमने सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है कि वो तत्काल उसके निकासी का प्रबंधन और उसको फील्ड मैनेजर के लिए कार्रवाई करेंगे। तो उनके द्वारा उसमें तत्कालीन कार्रवाई की जाएगी। का कोई जो उनके रिपोर्ट के आधार पर ऐसा तत्काल तो इस तरह का मिला नहीं, भविष्य को संभावनाओं को देखते हुए हम उसको धीरे धीरे उसकी निकासी, वो जो जल बढ़ाव हो रहा है उसकी निकासी करवाएं। देखिए, जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जो है SDM सर की जो टीम है, राजस्व की टीम है और टेक्निकल जितनी टीम्स थी उनके द्वारा जो है कल ग्राम कुंवारी के नीचे जो शंभू नदी है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लेक का निर्माण हुआ है, वहाँ पे इसका सर्वे किया गया और ड्रोन भी ले गए थे। सभी ड्रोन के माध्यम से भी सर्वे किया गया। तो टीम के माध्यम से हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें फ़िलहाल तो किसी प्रकार का खतरा अभी नहीं बताया गया, बट भविष्य के लिए अगर इस प्रकार की अगर कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उसके लिए जो सेफ्टी मेजरमेंट है उसके लिए जो है उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि उसमें मैनुअली उस कार्य को, मलबा वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है उसको हटवाया जाए
और इसके लिए जो है डीएम सर के निर्देशानुसार सिंचाई विभाग को भी आंगन बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारा मानसून सत्र है उसके दृष्टिगत जो है तात्कालिक रूप से एस्टीमेट बनाया जाए और उसमें जो भी सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने वो करवाए जाए। देखिए, जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो है अप स्ट्रीम में तो कोई भी इस तरह का आबादी वाला क्षेत्र नहीं है, बट डाउन स्ट्रीम में वो बता रहे हैं कि लगभग 1.5 किलोमीटर आगे की तरफ एक तोक, विलुप्त तोक है, वो वहाँ पर लोगों की नाव भूमि है, जो हालांकि वो जो लेक है उससे ऊपर काफ़ी लगभग 60 मीटर ऊपर बता रहे हैं वो वहाँ पे बसे हुए हैं। तो फिलहाल किसी प्रकार का ऐसा कोई खतरा तो नहीं बताया गया और पानी का जो डिस्चार्ज है वो भी अभी हो रहा है उस एरिया से। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है आगे जो भी कार्रवाई होगी विभाग के द्वारा की जा रही है। चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में पंचपुलिया के पास स्कूटी अनियंत्रित होकर अलकनंदा किनारे जा गिरी, जिसमें सवार महिला अलकनंदा नदी के किनारे अटक गई। वहीं महिला की बच्ची सड़क में ही छिटक गई। पुलिस की सहायता से महिला और उसकी बच्ची को कर्णप्रयाग अस्पताल लाया गया, जहां महिला का प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बीती 29 जून को युवा कांग्रेस उत्तराखंड संदीप चमोली प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में देहरादून में स्थित प्रसाद दून हॉस्पिटल द्वारा मरीजों से इलाज के नाम पर अवैध पैसे लेने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून का घेराव किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बताया गया कि देहरादून में इलाज के नाम पर मनमाना चार्ज वसूला जा रहा है और चार्ज न देने पर मरीज के तीमारदारों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीती 26 जून को मरीज को परिजनों द्वारा प्रसाद दून हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। लापरवाही से इलाज करने के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। जब परिजनों द्वारा हॉस्पिटल से मरीज के संबंध में जानकारी प्राप्त करी जा रही थी तो लगातार हॉस्पिटल द्वारा कहा जा रहा था कि मरीज ठीक है। अचानक से हॉस्पिटल द्वारा कहा गया कि मरीज की मृत्यु हो गई है और परिजनों को गलत बिल भुगतान करने को कहा गया। परिजनों द्वारा बिल की जानकारी जुटाने पर हॉस्पिटल द्वारा परिवारजनों को डराया धमकाया गया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो उत्तराखंड युवा कांग्रेस द्वारा स्वास्थ्य निदेशालय का घेराव किया जाएगा, तालाबंदी की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून की होगी। युवा कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देहरादून में जो प्राइवेट चिकित्सालय चल रहे हैं उनमें मनमाने तरीकों से मरीज को सही इलाज नहीं दिया जा रहा है, मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है और सरकार द्वारा जो मानक कह गए हैं इलाज के, उन मानकों पे काम नहीं किया जा रहा है। निरंतर मरीजों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, जिससे हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते कई मरीज अपनी जान भी गंवा रहे हैं। और अधिकांश हॉस्पिटलों का रजिस्ट्रेशन के समय जिस डॉक्टर के नाम पे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होता है वो डॉक्टर वहाँ काम नहीं कर नहीं रहे होते हैं और मात्र उनकी डिग्री का यूज हो रहा था, जिससे कि मरीज को सही इलाज नहीं मिल पाता। तो आज हमने अपना विरोध प्रदर्शन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आगे प्रकट किया है। अगर हमारी मांग को नहीं माना गया और समस्त प्राइवेट हॉस्पिटलों की जांच नहीं की गई तो हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ मुख्य स्वास्थ्य निदेशक महोदय का भी घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी। भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारत में सांख्यिकी विज्ञान के पिता कहे जाने वाले प्रशांत चंद्र महालानोबिस की जन्मतिथि के अवसर पर उनके योगदान को समर्पित करते हुए मनाया जाता है। महालानोबिस ने 1950 में राष्ट्रीय सैंपल सर्वे और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की थी। सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान की मान्यता में भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को उनकी जयंती के अवसर पर विशेष श्रेणी में सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया है। बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में विगत देर रात से बरसात हो रही है। मानसून की पहली बरसात ने बागेश्वर लोक निर्माण विभाग के दावों की पोल पट्टी खोल दी है। कपकोट क्षेत्र में गांव को जोड़ने वाली आधी अधूरी सड़कों में कलमट नहीं होने से गांव को जोड़ने वाली सड़कें बह गई है। साथ ही सरयू नदी किनारे ऋषि अशोक कपकोट का एएनएम सेंटर भी टूटकर सरयू में बह गया है। मल्ला दानपुर बिचला दानपुर के 1 दर्जन से अधिक गांवों से प्रशासन का संपर्क टूट गया है। कपकोट एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि बागेश्वर मुख्यालय को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद है। दोनों ओर से जेसीबी लगाकर मार्ग खोलने का प्रयास जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों की बंद पड़ी सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी भेजी जा रही है। ग्रामीण स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राजस्व विभाग की टीमों को भेजा जा रहा है। और जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला, वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से जेसीबी यहाँ पे लगा दी है कि बागेश्वर की ओर से भी और कपकोट की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गाँवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं। इनमें भी हमारे जो विभाग उसको देखते हैं उनकी जेसीबी संबंधित रोडों पर भेजी जा सकती है। इसके अलावा जो भी नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में होने की सूचना आई है उसमें हमारी राजस्व की टीमें उन क्षेत्रों में जा रही हैं और नुकसान का आकलन करेंगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गौरा देवी के बेटे को सम्मान निधि मिल गई है। चिपको आंदोलन की सूत्रधार गौरा देवी को वर्ष 2016 में सरकार ने उत्तराखंड रत्न सम्मान के लिए चुना था, पर उनके परिजनों को प्रशस्ति पत्र दिया गया।
सम्मान निधि नहीं दी गई। इस मामले की जांच करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मान निधि धनराशि देने का आदेश दिए थे, जिसके बाद बुधवार को जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने गौरा देवी के पुत्र चंद्र सिंह को शॉल उड़ाकर सम्मान निधि की 5 लाख 1 रुपए की धनराशि दी। धनराशि मिलने के बाद चंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि जनप्रतिनिधि यदि जागरूक हो तो सभी कार्य पूरे होते हैं। विकासखंड कोटाबाग में जिला पंचायत सदस्य सीट के उपचुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें भाजपा अधिकृत प्रत्याशी आरती आर्य ने जीत हासिल की। गुलजारपुर बंकी 18 सीट के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें आरती आर्य ने अनीता को 574 मतों से परास्त किया। उपचुनाव में 21,314 मतदाताओं ने मतदान करना था, जिसमें 4,700 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 152 मत रद्द माने गए। इस दुनिया की जो अदालत है वो जनता की अदालत है और जनता का फैसला ही सर्वमान्य होता है। और आज बहन आरती जिस प्रकार से निर्वाचित हुई हैं कोटाबाग गुलजारपुर बंकी सीट से, तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन और समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं और क्षेत्रीय जनता का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। रहा सवाल जहां तक हमारी भूमिका का, हम लगातार 10 सालों से कोऑपरेटिव में कालाडूंगी कोऑपरेटिव में काबिज रहे हों, चाहे वो कमल जंतवाल जी के रूप में रहे हों या वर्तमान समय में शेखर जोशी के रूप में रहे हैं। हम विकास खंड में काबिज रहे हैं, चाहे रवि कन्याल के रूप में रहे हों, स्वयं का इलेक्शन रहा हो या संगठन का इलेक्शन रहा हो। ये 5वीं जीत आरती आर्या के रूप में हमें हासिल हुई है। कोट भगवती का और माँ हाटकालिका का आशीर्वाद हमें रहा है, हमारे क्षेत्र को रहा है और मैं इन्हीं को इस बात का श्रेय देना चाहता हूँ। सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद और हमारे संगठन तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो दिन रात हमारे पीछे इतना बड़ा साहस करके हमारे हमेशा तत्पर हमारे लिए खड़े रहे और हमारी इतनी बड़ी जीत के पीछे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा हमारे संगठन का पूरा योगदान रहा। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपनी जनता जनार्दन का, जिन्होंने हमें सम्मान दिया और हमें पूरी वोटिंग करवा के हमें जिताया, उसके लिए धन्यवाद। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात से कैलाश नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सितारगंज के ग्राम उकरोली में नदी किनारे बने मकानों को कैलाश नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा बन गया है, जिसके चलते सितारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, अपर अधिशासी अभियंता ने मौका मुआयना किया और प्रशासन ने 4 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया है। जैसे जैसे तराई क्षेत्रों की और पहाड़ी क्षेत्रों की लगातार पहाड़ी क्षेत्र में बारिश अपने स्वभाव पे है, काफ़ी तेज़ी से वहाँ बारिश हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों से। अब पहाड़ी क्षेत्रों का असर जो है तराई क्षेत्र में मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। सितारगंज के नज़दीकी अकरौली नदी में वहाँ पे जो पानी का बहाव कम है और रफ्तार तेज़ है। रफ्तार तेज़ के कारण जो था कि पानी ने जो नदी को काट दिया, दो से लेकर लगभग 4 घर तक उसकी पानी की चपेट में आ गए। स्थानीय प्रशासन वहां पे पहुंचने के बाद तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी और सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारी वहां पहुंच के उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। अभी जो है तराई क्षेत्र में जो है बारिश का मानसून बना हुआ है। अब आने वाले आगे टाइम में जो है पानी का कटान कितना होता है कि पानी भी पहाड़ी क्षेत्र से बढ़ेगा और मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं बाढ़ की एक स्थिति देखने को मिलेगी। अपने सहयोगी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर अंसारी, पहाड़ टीवी, सितारगंज। रामनगर के ग्राम सभा हिम्मतपुर डोटियाल के ग्रामीणों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक से वार्ता कर सही परिसीमन करने की मांग की। कॉर्बेट के दफ्तर पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि पार्क के बिजरानी जोन के समीप स्थित ग्राम हिम्मतपुर डोटियाल में जहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा लगती है, वहां पर पार्क प्रशासन द्वारा जो परिसीमन किया गया है वो पूर्णतः गलत है। इसके अतिरिक्त यदि वहाँ पर कोई निर्माण किसी आम ग्रामीण के द्वारा किया जा रहा है तो उसको पार्क के कर्मियों द्वारा रोका जा रहा है, जबकि होम स्टे और रिजॉर्ट जैसे व्यवसायिक गतिविधि चलाने वालों पर कोई रोक नहीं है। ग्रामीणों ने पार्क उपनिदेशक से कहा कि ग्रामीण पहले से इस भूमि पर काबिज है, जिसका शुल्क राजस्व विभाग को लोगों ने अदा कर दिया है। उनकी भूमि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज होने के बाद भी पार्क प्रशासन जबरन अपना कब्जा जता रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। ये असल में हिम्मतपुर डोटियाल जो ग्राम सभा है वहाँ से कॉर्बेट की बिजरानी जोन की सीमा लगती है और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन है वो कहता है कि ये भूमि हमारी है, जबकि हम लोगों ने वहाँ पर रजिस्ट्री कराई हुई है और दाखिल खारिज हम लोगों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमने स्टाम्प ड्यूटी दी हुई है। लेकिन उसके बावजूद जो है वन विभाग के द्वारा, कॉर्बेट प्रशासन के द्वारा भूमि को अपना बताया जा रहा है, जबकि खाता में वो 62 संख्या नंबर दर्ज है, खतरा नंबर 62 है। और उसके बावजूद जैसे अगर कोई व्यक्ति अपना घर बना रहा है या कोई अपना निजी शौचालय बना रहा है तो उसकी तोड़फोड़ इनके प्रशासन के द्वारा की जा रही है।
चाहिए, जबकि वहाँ पर होम स्टे या फिर कोई ऐसा अवैध बड़ा निर्माण हो रहा है तो उसको प्रशासन के द्वारा छूट दी जा रही है। इसी बात को लेकर के आज हम जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और इनकी जो है फेंसिंग जो है सौर ऊर्जा की जो फेंसिंग है उसका डिमार्केशन भी गलत हुआ है, पिलर जो हैं वो भी गलत लगाए गए हैं कॉर्बेट के द्वारा, और कई जो हमारी निजी ज़मीन है उन्हें अपनी बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो इनका लोकल स्टाफ है कॉर्बेट प्रशासन का, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है और उन्होंने जो है स्थानीय लोगों से अभद्रता भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर की जा रही है उनके द्वारा। ये हिम्मतपुर डोटियाल ग्राम जो है ये वन सीमा से लगा हुआ है और इसमें जो है यदा कदा जो है कुछ अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त होती हैं कभी कभी, तो इस पर जो है स्टाफ के द्वारा कार्रवाई की जाती है। और इसमें जो है जॉइंट सर्वे कराने के लिए जिसमें वन विभाग, राजस्व विभाग और अन्य लोग जो है जो सर्वे से रिलेटेड हैं वो रहेंगे और इसका एक कार्रवाई के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है और जैसी स्थिति स्पष्ट होगी उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी और वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।